अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब मुझे सुन सकते होंगे। आज हम जो है वो एक नई क्लास के साथ हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो है वो अभी सीआई का चैप्टर जो है स्टार्ट हुआ है। और माशाल्लाह से आप लोगों के रिजल्ट्स आए हैं सबके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ज़बानी जानना चाहूँगा, आप लोगों के रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू आवर सिलेबस। तो मेरे पास जो लोग अभी प्रेजेंट आ रहे हैं क्लास में, उसमें सबसे पहले मुझे लिखा हुआ नाम नजर आ रहा है ऐना सैयद का। तो ऐना सैयद, बेटा ज़रा बताओगे क्या रिजल्ट आया है, क्या ग्रेड्स आए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, कंप्यूटर में, क्या ग्रेड्स आए? बताओ ज़रा ऐना सैयद। हाँ भी ऐना सैयद, आप कुछ कहना चाह रही हैं या नहीं? चलें, अहमद असफर साहब आप बताएं क्या ग्रेड्स आए आपके इसमें, मतलब सीआई वालों ने क्या ग्रेड दिया आपको? चलिए, अहमद असफर साहब भी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। चलिए, अमामा फ़हीम आप बताएं क्या ग्रेड्स आए आपके, एस में क्या ग्रेड्स दिए सीआई वालों ने आपको? सर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में ए आया है, मैथ्स में बी। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका ए आया और मैथ्स में बी आया। ठीक है। असरा आप बताएं बेटा आपके क्या ग्रेड्स आए? असरा माइक म्यूट करके बताएं बेटा क्या ग्रेड्स आए आपके? ठीक है, इसरा आप बताएं, इसरा नजीब। अच्छा, इसरा नजीब भी बताने के मूड में नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप बताएं कंजा सऊद। कंजा सऊद बेटा आप बताओ क्या ग्रेड्स दिए आपको सीआई वालों ने? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में ए आया है और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में बी। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में बी दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ए दिया है आपको। ठीक है, सही है। ऑल राइट, अब्दुल अजीज खान आपकी क्या रही पोजीशन? हाँ, अब्दुल अजीज खान क्या ग्रेड दिया आपको? अब्दुल अजीज खान खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब्दुल अजीज खान साहब ने चैट में को मैसेज किया है बीबीसी। ऑल राइट, सही है, गुड। अच्छा, इसके बाद जो है वो मोहम्मद अनस से तो मेरी बात हो चुकी है। मोहम्मद उजैर, उजैर ने मुझे मैसेज कर दिया था। मुश्कबार आपके क्या ग्रेड्स हैं भाई? मुश्कबार आपको क्या ग्रेड दिए सीआई वालों ने, कोई बता? सर मेरा बायो और साइकोलॉजी में ए है, केमिस्ट्री में सी था और फिजिक्स में ई आया है। फिजिक्स में क्या है? ई। ई फॉर एलिफेंट। जी। ऑल राइट, कोई बात नहीं। सालिक हुसैन जैदी साहब आप बता सकते हैं? सर मैथ्स और केमिस्ट्री में ए आया है, फिजिक्स में बी आया है। फिजिक्स में भी आया है, गुड। और जैनब आप बताएं बेटा क्या ग्रेड दिए आपको सीआई वालों ने? सर फिजिक्स और बायो में सी आया है और केमिस्ट्री में बी आया है। ठीक है, ऑल राइट। देखें, अब जरा एक चीज़ को समझ लें आप तमाम लोग ना। देखें, एस में जो आप लोगों का ये ग्रेड आया है ना, मेरी जहाँ तक अभी तक की इन्फॉर्मेशन, आपको पता है सीआई वालों की तो इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती रहती है ना, तो बाल बदलते रहते हैं अपनी बार बार। तो अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपका जो एएस का ग्रेड है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आपका जो एएस का ग्रेड है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं। एएस का ग्रेड जो आपको चाहे ए दिया गया हो चाहे यू दिया गया हो, एएस का ग्रेड आपको देने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आप जो है वो A2 में जाने के काबिल हैं और आप प्रोमोट हो गए, आप A2 पढ़ें। आपका ए लेवल्स का
जो भी रिजल्ट आएगा वो सारे का सारा आपके A2 की परफॉर्मेंस पे बेस करेगा। और आप में से किसी शख्स का अगर यू आया है इस पे, तो उसके लिए एक अच्छी खबर ये है, अभी तक की बता रहा हूँ, क्या पता कल ये चेंज हो जाए। अभी तक की अच्छी खबर ये है कि अगर आपका यू भी आया है ना, तब भी यू डोंट नीड टू टेक रीटेक, तब भी आपको रीटेक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सिर्फ A2 पढ़ेंगे। तो चाहे आपका ए ग्रेड आया हो, चाहे आपका यू ग्रेड आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डायरेक्टली सिर्फ A2 का एग्जाम देना है और आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो A2 की बेस पर आएगा। तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को उन्होंने ई ग्रेड दे दिया या डी ग्रेड दे दिया या यू ग्रेड दे दिया है, तो उसको आप दिल पे ना लें और उसको जब सिर्फ इग्नोर करें। आप भी A2 में उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह जिसका ए आया है वो A2 पढ़ रहा है, और A2 पे फोकस करें। A2 का इंशाल्लाह एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, तो A2 में जब आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर जो है फिर आपको जो है ए लेवल्स का ग्रेड आपका दिया जाएगा। ठीक है। तो एक अच्छी बात यह है कि आपका एएस का रिजल्ट बेशक उल्टा सीधा आ गया हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, वो काउंट नहीं होगा, वो इरेलीवेंट है। एएस का रिजल्ट देने का मतलब इनका सिर्फ ये कि भाई आपने जो हमें फीस दी थी ना एग्जाम की, बस उस फीस को उन्होंने हलाल किया है, उस फीस को जस्टिफाई करने की कोशिश की है बाय बाय गिविंग यू अ ग्रेड विच इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। मतलब आप लोग तो फिर भी एएस में A2 वालों के साथ तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। वो बच्चे जिनका जो है वो स्ट्रेट ए स्टार आना था, उनको उन्होंने A डबल बी दे दिया है। वो बच्चे जिनका स्ट्रेट ए आना था, उनको उन्होंने स्ट्रेट सी दे दिया है। और उन्होंने क्राइटेरिया पता नहीं क्या यूज़ किया है। एवरीबडी इज शॉक्ड, इवन नॉट इन इन आवर स्कूल और नॉट इन कराची और नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी मैंने पढ़ा एक जगह पर कि जो स्कॉटलैंड के जो स्टूडेंट्स और टीचर्स, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया है, और स्कॉटलैंड के जो ग्रेड हैं जिनको वो रिव्यू कर रहे हैं, उसको दोबारा चेंज करना है। बहरहाल हमारे साथ तो खैर ज्यादतियाँ होती रहती हैं, तो एक ज्यादती और सही। एनीवेज, अब हम जरा वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। शुरू कहाँ से किया था मैं एक जल्द से रिकैप देता हूँ, फिर इसके हम कुछ वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ ये कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, वो दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनकी जो सेपरेशन होती है, उनका जो डिस्टेंस होता है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने पढ़ा था कि एफ यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होती है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। 1/4 इज द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तकरीबन 9.0 एक्सपोनेंट 9 होती है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसकी वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट -12 होती है। बाकी Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, और R जो होता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें आपने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स मालूम की थी, और वो फोर्स जो थी वो फोर्स ऑफ रिपल्जन थी, क्योंकि दोनों चार्जेस नेगेटिव थे, यानी दोनों चार्जेस लाइक थे, और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि वो दो न्यूक्लियस, कैल्शियम के दो न्यूक्लियस हैं और वो साइड बाय साइड रखे हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हमने जो है वो न्यूटन लॉ अप्लाई किया था, Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमने कूलम्स लॉ अप्लाई किया था, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और पता चला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले में बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, ना होने के बराबर थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा रीजन था स्पेस में जहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो जहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस जगह को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वो डायरेक्शन थी जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर आप एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए फील्ड में, जिस तरफ उस पर फोर्स लगेगी उस डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। एफ अपॉन क्यू आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी न्यूटन पर कूलम होती है, या फिर जो है वोल्ट पर मीटर होती है, और ये फैक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू, इसमें जब आप एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर आती है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर के। इसको आपने कंपेयर किया था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में Gm अपॉन R स्क्वायर होता है, तो G की जगह यहाँ पे कांस्टेंट 1/4πε0 आ गया,
और वहां पर जो है कैपिटल एम की जगह कैपिटल क्यू आ गया और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, बस फर्क होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसमें तो हमेशा माइनस लगाया जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसमें आप कभी माइनस लगाते हैं कभी प्लस लगाते हैं, तो इसमें आप इसको 1/4πε0 Q/R लेते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन खुद होगा और फिर आपका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है और ये स्टीपर ग्राफ बनता है क्योंकि ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कंपेयर टू पोटेंशियल। फिर हमने डिस्कस किया था अगर एक चार्ज स्फीयर है तो उसके सेंटर से अगर आप डिस्टेंस लें और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का और वोल्टेज का यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो जीरो होती है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो लिहाजा जब आप अंदर टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फिर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है और जितना आप दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी कम होती रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इसलिए टच नहीं करता क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई और फॉर्मूले के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी और इन्फिनिटी हम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। पोटेंशियल का मैंने आपको हिसाब किताब ऐसे बताया था कि सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहता है और जब आप सरफेस से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल आपका ऐसा कम होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर दो लाइक चार्जेस वाले चार्ज स्फीयर्स होंगे, चार्ज कंडक्टर्स होंगे, तो उनकी कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बनेगा। अभी कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है इससे किस तरह पता चल रहा है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, क्योंकि बीच में एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो रही है और जब बीच में एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो रही है तो उसका मतलब ये है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट इसी वक्त कर सकते हैं जब दोनों जो है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उसका मतलब है कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस तरह डायग्राम वगैरह बना, क्योंकि पोटेंशियल जो है दोनों का सेम होगा, तो अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि दोनों पे साइन सेम है। फिर मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने कहा था कि जो पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ होता है इसका ग्रेडियंट कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है लेकिन नेगेटिव में होता है। यानी अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट 10 आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ -10 आएगी और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट -10 आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ +10 आएगी। तो दोनों बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है Q मल्टीप्लाई बाय V के, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल के। अगर आपको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा V से, यानी कि चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन पोटेंशियल, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका एक लंबा चौड़ा सवाल भी मैंने आपको करवाया था। ये आपके पूरे चैप्टर की कहानी है। अब हम एक काम ही करते हैं कि इसकी एक वर्कशीट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की तो हमने शुरू में सॉल्व की थी जिसमें 1 या 2 सवाल थे। अब इसकी दूसरी वर्कशीट है उसको सॉल्व करते हैं। अगली वर्कशीट है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से हमने सॉल्व नहीं किया ये। इसका पहला सवाल है, पहले सवाल में कह रहे हैं कि एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a positive charge. The distance from the center of the sphere is x. The electric potential at the surface of the sphere is V naught. On the axis of figure 5.1, sketch a graph to show the variation with distance x of the electric potential due to the charge sphere for values of x from x is equals to 0 to x is equals to 4r. ठीक है, आसान जबान में क्या कह रहे हैं
सवाल में कह रहे हैं कि यार ये स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। हम इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, इसका सेंटर यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे x, और उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वैल्यू है v नॉट। तो आपको याद होगा कि जो स्फीयर होता है, चार्ज स्फीयर, उसके सेंटर से लेकर और सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, v नॉट। अब जब आप सरफेस से दूर जाते रहते हैं तो पोटेंशियल ऐसा ऐसा कम होता रहता है, ठीक है। लेकिन आप जरा ये देखेंगे कि पोटेंशियल कम किस तरह होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। तो जब आप इससे दूर जाएंगे इस वजह से, तो ना तो Q की वैल्यू कम होगी, ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। तो V जो है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, R के। अब V अगर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ग्राफ के ऊपर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 का मतलब है सेंटर, और एक्स की वैल्यू r का मतलब ये है कि आप कहाँ पहुंच गए, आप सरफेस पे पहुंच गए। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक, आपको पोटेंशियल क्या रहेगा, v नॉट ही रहेगा, ठीक है। सेंटर से लेकर सरफेस तक आपको पोटेंशियल क्या रहेगा, v नॉट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सरफेस से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होना शुरू होगा। जब आप डिस्टेंस 2r पे चले जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल और डिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप 2r पे चले जाएंगे तो आपका पोटेंशियल आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो आपको जो अगला पॉइंट है पड़ेगा 0.5 पे 2r पे, ये रहा भाई 2r, ये पॉइंट होगा मेरे ख्याल से। तो आपका अगला पॉइंट पड़ेगा 0.5 v नॉट और 2r पे। तो जब आपको डिस्टेंस 3r हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा, तो पोटेंशियल 1/3 हो जाएगा। 1/3 होता है 0.33। अब 0.33 आपको कहाँ मिलेगा, 0.33 आपको यहाँ नहीं मिलेगा, 0.33 0.33 आपको यहाँ पर मिलेगा समवेयर ओवर हियर। जब आप डिस्टेंस को 4r कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो फिर आपका पोटेंशियल 1/4 रह जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है, 0.25। 0.25 ये रहा भाई, माशाल्लाह से, ठीक है। अब आप ग्राफ को कंप्लीट करेंगे तो सेंटर से लेकर रेडियस तक कांस्टेंट v नॉट, इससे ग्राफ इस तरह से डिक्रीज होते होते ऐसा है, ठीक है भाई। ये आपने ग्राफ बना दिया किसका, वोल्टेज का अगेंस्ट डिस्टेंस फॉर अ चार्ज मेटल स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब्दुल अजीज भाई कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया, तो ये खाली क्यों पड़ा हुआ है आपका यार, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया तो वर्कशीट खाली क्यों पड़ी हुई आपकी, या तो सेव नहीं हुई होगी, तुमने की होगी तो। हाँ सब लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 2 तक क्या हम कर चुके हैं, इसमें जल्दी बताएं जरा सब लोग। ये वर्कशीट क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। अरे खुदा के लिए कोई तो बता दो। सर 2A तक कर लिया था। कर दिया था, कहाँ तक किया था, 2 का पहला सवाल कर लिया था, कूलम्स लॉ तक। 2 भी याद नहीं मुझे, शायद 2 भी नहीं किया था। अच्छा, नहीं तो हमने सर ये, हम लोगों ने एक्सेलरेशन तक कर लिया था, एक्सेलरेशन निकाल ली थी। हाँ ये मुझे भी याद पड़ रहा है, क्वेश्चन तक कर लिया था, यहाँ तक लिया था बस, ये आखिरी ये पार्ट सी शायद नहीं किया था, ये भी कर लिया था। पार्ट सी नहीं किया था सर। पार्ट सी नहीं किया था एक्चुअली आपको, वही मैं सोच रहा हूँ क्या है, तो मुझे लग रहा है कि सवाल मैंने पहले कराया भाई। असल में जब मैंने ये वर्कशीट सॉल्व की होगी ना, तो ये
पीडीएफ इसकी सेव नहीं हुई होगी। जो पीडीएफ सेव नहीं हुई थी, ये वर्कशीट ब्लैंक पड़ी हुई थी, तो ब्लैंक पड़ी हुई थी तो मैं समझा शायद मुझे इस वर्कशीट से स्टार्ट करना है। चले खैर हम पार्ट सी से कंटिन्यू। At which the rate of change of electric potential is maximum. Give the reason for the value you have chosen. ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के y एक्सिस पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और x एक्सिस पे क्या है, x यानी कि डिस्टेंस। तो आपको इस ग्राफ पे x की वो वैल्यू बतानी है, आपको इस ग्राफ पे x की वो वैल्यू बतानी है जिस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, जिस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो पहले तो अभी समझ लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही मतलब है, यानी कि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होना चाहिए और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो बेसिकली बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा बेसिकली बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। और आपको याद होगा कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता था उसको हम कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता था उसको हम क्या कहते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते थे। और आपको ये भी याद होगा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था वो बराबर होता था नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो इस ग्राफ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने का मतलब ये हुआ कि आपको इस ग्राफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। इस ग्राफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इस ग्राफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर है, दैट पॉइंट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड दैट पॉइंट लाइज ऑन 6 सेंटीमीटर आई थिंक। ठीक है, इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, इसका जवाब भी लिखेंगे सिंस rate of change of electric potential since rate of change of electric potential or potential gradient is equal to electric field strength, which is maximum at x is equals to 6 centimeter, जो कि x is equals to 6 centimeter पर मैक्सिमम। इसके बाद अगली चीज में कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन आप सबको याद होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन रिक्वायर्ड to bring a unit positive charge from infinity to a particular point in electric field।
है भाई, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। उसका पार्ट भी पढ़े जरा। कह रहा टू स्मॉल स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल्स P and Q may be assumed to be point charges located at their centers. The particles are in vacuum. दो पार्टिकल्स हैं P and Q और उसको आप अज्यूम कर लें कि वो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं स्फेरिकल और वो उनको पॉइंट चार्जेस अज्यूम कर लें। कह रहा पार्टिकल P is fixed in position, particle Q is moved along the line joining the two charges as illustrated. यानी कि इसमें जो P है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और Q जो है मूव करता रहेगा और किसी भी मौके पर जो है Q और P के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x के बराबर होगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं द वेरिएशन विद सेपरेशन x ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल Q इज शोन। यानी इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है उसका और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है। बात ध्यान में रखिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, किसका ग्राफ है भाई? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगेंस्ट डिस्टेंस। अभी कह रहा है कि स्टेट हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है? तो अभी तक सब लोगों को ये याद हो चुका होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, तो आपने रिलेशनशिप बता दिया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पार्ट 2 में कह रहा है कि यूज योर आंसर इन पार्ट 1 to show that the force on particle Q is proportional to the gradient of the current. देखिए, सबसे पहले तो आप समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स अपॉन Q होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी देखें कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q मल्टीप्लाई बाय V, Q मल्टीप्लाई बाय V होता है। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूले को दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डेल्टा EP अपॉन डेल्टा आर बनेगा, ये ग्रेडियंट बनेगा किसका? पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का। और V अपॉन आर जो बनेगा ये बनेगा ग्रेडियंट पोटेंशियल के ग्राफ का, जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का ग्रेडियंट पोटेंशियल के ग्राफ के ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल हुआ, क्योंकि Q तो यहाँ पर क्या है? Q यहाँ पर कांस्टेंट है और जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। दोबारा सुनिए, देखिए पहली बात तो आप ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है फोर्स अपॉन चार्ज के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स आपस में क्या हुआ? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुआ।
पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि पोटेंशियल के ग्राफ का ग्रेडियंट, वो प्रोपोर्शनल है किसके? वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ के ग्रेडियंट के। वो जो प्रोपोर्शनल है ग्रेडियंट ऑफ अबव ग्राफ के। Therefore, force is proportional to gradient of graph। आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, इसकी ग्रेडियंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। ठीक है, अभी बताएं ये बात समझ में आई आप लोगों की या नहीं आई? पहले बताएं। अभी सबसे पहले मुझे आप सब लोग ये बताएं, बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? समझ नहीं आया। थोड़ा सा समझ आया सर मुझे। सर एक दफा रिपीट करना। तो मैं फिर से समझाता हूँ, और सुनिएगा जरा। ठीक है, बात सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज के। तो चार्ज को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल हुई किसके? फोर्स के प्रोपोर्शनल हुई। यहाँ तक बात सही है? अब ये ग्राफ है, ये वोल्टेज और डिस्टेंस का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है भाई, अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा का मतलब होगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट, और डेल्टा ई पी अपॉन डेल्टा का मतलब होगा इस ग्राफ का ग्रेडियंट। ये भी सही है? अच्छा, डेल्टा ई पी बराबर होता है क्यू डेल्टा वी के, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल। क्यू को यहाँ पे हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो डेल्टा ई पी जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ डेल्टा वी के, और दोनों तरफ अगर मैं डेल्टा आर से डिवाइड कर दूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का ग्रेडियंट हो गया और ये पोटेंशियल के ग्राफ का ग्रेडियंट हो गया। तो दोनों ग्राफ के ग्रेडियंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है वो शो करता है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का ग्रेडियंट पोटेंशियल के ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का चूंकि फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है उसका ग्रेडियंट जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, और सी जो है वो डी का भाई है। तो ए और डी आपस में क्या हुए? बोलो भाई। ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, सी का भाई डी है, तो ए और डी आपस में क्या हुआ? भाई होंगे सर। क्या? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्या नशा करके बैठे हुए हो? मैं कह रहा हूँ ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, सी का भाई डी है, तो ए और डी आपस में क्या हुए? भाई इसमें क्या हुए?
भाई हुए सर। भाई सर। जरूरी नहीं है भाई हो, बहन भाई भी हो सकते हैं, हो सकता है ये बहन हो, ये भी तो हो सकता है। तो मकसद कहने का ये हुआ कि चूंकि ए का भाई बी है और बी का भाई सी है और सी का भाई डी है, तो ए और डी जो आपस में बहन भाई या भाई भाई हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बराबर है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के, ग्राफ के ग्रेडियंट के। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ का ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर के प्रोपोर्शनल हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ का ग्रेडियंट जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल हुआ। ये स्टोरी है सारी। यानी एक चीज को दूसरे से लिंक किया, दूसरे को तीसरे से लिंक किया, तीसरे को चौथे से लिंक किया, और फिर पहले को चौथे से लिंक कर दिया। तो भाई ये सारी स्टोरी है, और मैंने लिख दी है इसके जवाब में। ठीक है भाई, चले सही है। अब आ जाए आगे। ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल्स पी एंड क्यू। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल्स पी एंड क्यू is 1.6 exponent minus 19 coulomb. Calculate the separation of the particles at the point where particle Q has electric potential energy equal to minus 5.1 electron volt. ठीक है, यानी आपसे कह रहे हैं कि जो चार्ज है P और Q दोनों पे चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, तो इनके आप वो सेपरेशन मालूम करें जहाँ पर पार्टिकल Q की जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि जो दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस मालूम करना है जहाँ पर पार्टिकल Q की पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जाहिर है वो कितनी हो, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो पहले जरा आप ये रिकॉल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप निकालते कैसे थे। ठीक है ना, पहले तो आप इधर मालूम कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कैसे निकालते थे। अब देखें, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है आपको गिवन है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू या इनटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इज इक्वल टू एनर्जी इन जूल। ठीक है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी दी हुई है इसको आप 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी जूल में आ जाएगी आपकी, तो वो एनर्जी इन जूल आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने जूल में एनर्जी निकाल ली। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अब यहाँ पर जो है V का मतलब क्या होगा, V का मतलब होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करके मुझे बतानी है। माइनस 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना बनता है, 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना बनता है, जल्दी से बता दो यार। 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, क्या आंसर आया? सर माइनस 8.16। 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 19। माइनस में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि माइनस तो सिर्फ साइन बताने के लिए होता है ना, अट्रैक्शन रिपल्जन बताने के लिए। वैल्यू में तो माइनस का कोई काम नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ एनर्जी आई है 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 19। क्यू की वैल्यू, क्यू की मतलब है चार्ज क्यू, जो चार्ज क्यू की एनर्जी मालूम कर रहे हैं ना, चार्ज क्यू की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। 1/4 पाई नॉट की जगह आ जाएगा 9.0
एक्सपोनेंट 9, कैपिटल क्यू की जगह भी आएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, दोनों चार्जेस सेम है, और डिवाइड बाय आर करना है। आर हमें मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस आर जो है वो बराबर होगा किसके, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जब दो दफा मल्टीप्लाई होगा तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 9.0 एक्सपोनेंट 9 है, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड कर दें। जरा बताएं इसका आंसर क्या रहेगा मुझे शायद 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 का आंसर बताएं क्या आ रहा है। 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है बताएं जल्दी से आप लोग। और तो इसका आंसर है 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स। बकौल आप लोगों के, तो जय भाई के हिसाब से ये आंसर आ रहा है 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स। फिर कह रहे हैं बाय रेफरेंस टू फिगर 4.2 स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द टू चार्जेस हैव द सेम और ऑपोजिट साइन। आपको इस डायग्राम को देखकर बताना है, यानी कि उसको देखकर बताना है, ग्राफ को देखकर तो दोनों का साइन साइन सेम है या डिफरेंट है। अब जरा देखें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है पोटेंशियल भी कम हो रहा है। नेगेटिव में जाने का मतलब कम होना है ना, ये देखिए ना, जब डिस्टेंस 4 होता है तो पोटेंशियल माइनस 3 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़कर 14 हो जाता है तो आपका पोटेंशियल माइनस 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग जो है ग्रेटर देन माइनस 3 पॉइंट समथिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है जब डिस्टेंस कम हो रहा है, जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है जब चार्ज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी कि बगल रखें ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों चार्जेस को दूर लेके जाते हैं, अगर आप इन दोनों चार्जेस को दूर लेके जाते हैं तो आप इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, आप इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अब अगर फर्ज करें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो है, अब जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इनके 2 4 6 8 10 12 14 16 डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही है, यानी -3 से -1 की तरफ जा रही है। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, यानी हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं और एनर्जी इनकी बढ़ रही है। तो इसलिए बढ़ रही है कि उनको सेपरेट करने में हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है वो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सिंस electric potential energy increases as distance increases, because work is done on the charges, therefore of opposite sign,
इनमें से एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस।